दोस्तों, गर्मियों की वो रातें याद हैं ना, जब हवा भी जलती हुई लगती है, पंखा चलता है पर हवा नहीं आती और नींद जैसे किसी ने छीन ली हो। ऐसी ही एक भयानक गर्मी थी उस साल बिहार के छोटे से कस्बे सहरसा में। बिजली दिन में 4-5 घंटे आती थी, रात को बिल्कुल अंधेरा। तालाब सूखे पड़े थे, कुत्ते तक दिन में बाहर नहीं निकलते थे। मैं उस समय वहां अपने मौसाजी के यहाँ आया था। नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। मौसाजी ने कहा, अरे बेटा, कुछ दिन यहीं रहो, गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वहां मास्टर की जगह खाली है, मैं बात कर दूंगा। बस यही बात पक्की हुई और मैं अगले हफ्ते ही पास के गांव बसंतपुर चला गया। गांव बहुत छोटा था, सिर्फ 100-150 घर। एक पुराना जमींदार परिवार था ठाकुर साहब का। उनका कच्चा पक्का महल नुमा मकान गांव के बाहर आम के बाग में खड़ा था, बाकी सब कच्चे मकान। स्कूल के ठीक पीछे एक पुराना शिव मंदिर था, वहीं पुजारी जी रहते थे और उसी कमरे में मुझे भी जगह मिल गई। पहले सब बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चे प्यारे थे, शाम को मंदिर में भजन होते, मैं भी बैठकर सुनता। लेकिन फिर एक रात से सब बदल गया। गांव के 2 छोटे छोटे बच्चे, 5 साल का राजू और 7 साल की रानी, अचानक गायब हो गए। सुबह खेल रहे थे, शाम तक घर नहीं लौटे। पूरा गांव ढूंढा, जंगल, खेत, कुआं, कहीं पता नहीं। पुलिस आई, चली गई। लोग कहने लगे शायद कोई गुलाम बनाने वाला गिरोह ले गया। 10-15 दिन बाद 2 और बच्चे गायब। अब डर फैल गया। लोगों ने बताया कि आखिरी बार उन बच्चों को ठाकुर साहब के उस पुराने बाग के पास देखा गया था, जहां उनका जर्जर मकान था। वो मकान सालों से बंद पड़ा था। ठाकुर साहब की आखिरी पीढ़ी रघुनंदन ठाकुर 10 साल पहले शहर चले गए थे। उनके साथ उनका पुराना नौकर भोला भी था। एक दिन भोला की लाश बाग के कुएं में मिली थी, गला कटा हुआ, दोनों आंखें फोड़ी हुई। पुलिस ने कहा आत्महत्या, पर गांव वालों को यकीन नहीं हुआ। उसके बाद रघुनंदन बाबू भी एक रात गायब हो गए, कोई नहीं जानता कहां गए। मकान को ताला लगा दिया गया और वो धीरे धीरे खंडहर बनता गया। अब 5 बच्चे गायब हो चुके थे। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। एक रात सैकड़ों लोग मशाले लेकर उस मकान पहुंचे और आग लगा दी। पूरी रात आग जलती रही। सुबह सिर्फ काली दीवारें और टूटे खंभे बचे थे। कुछ महीने शांति रही। फिर एक शाम मैं स्कूल से देर से लौटा, साइकिल चला रहा था। ठाकुर साहब का जला हुआ खंडहर सामने आया तो रोंगटे खड़े हो गए। अमावस्या थी, चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक कुएं की तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज आई, बहुत पतली, बहुत मीठी, पर दिल दहला देने वाली। मैं रुक गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। साइकिल खड़ी की और धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ा। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। पैर अपने आप भारी लग रहे थे, जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा हो। कुएं के पास पहुंचा तो देखा पानी में चांदनी नहीं थी, फिर भी पानी चमक रहा था और पानी के अंदर 5 छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़े खड़े थे, मुंह ऊपर करके मुझे देख रहे थे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं, मुंह से पानी टपक रहा था। वो एक साथ बोले, बहुत धीमी रुलाई वाली आवाज में, मास्टर जी, हमें बाहर निकालो ना, बहुत अंधेरा है यहां। मैं चीखा और पीछे हटा। टॉर्च जलाई तो पानी में कुछ नहीं था, सिर्फ काला काला पानी। तभी मेरे पीछे से एक फुसफुसाहट आई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी हंस रहा हो, पर गला बिल्कुल सूखा हुआ। मैं पलटा, कोई नहीं, सिर्फ जले हुए मकान की दीवार पर एक लंबी परछाई खड़ी थी, बहुत लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, सिर पर एक भी बाल नहीं। परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। मैं भागा, साइकिल उठाई और पूरी ताकत से पैडल मारते हुए भागा। पीछे पीछे वो हंसी गूंजती रही। घर पहुंचा तो बुखार से तप रहा था। 3 दिन बेहोश रहा। जब होश आया तो मौसाजी ने कहा, बेटा,
अब यहां मत रहो, कल ही कोलकाता वापस चले जाओ। मैं बिना कुछ कहे चला आया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 20 साल बाद इस साल की गर्मियों में मुझे फिर सहरसा जाना पड़ा। एक पुराने दोस्त की शादी थी। मैं रुक गया मौसा जी के यहां। एक शाम अकेले टहलते हुए मेरे कदम अपने आप उस जले हुए मकान की तरफ बढ़ गए। अब वहां सिर्फ दीवारों के अवशेष थे। कुआं अब भी था, पर पानी बिल्कुल सूख चुका था। मैं कुएं के पास खड़ा था कि अचानक जमीन हिली। कुएं के अंदर से एक बहुत पुरानी सड़ी हुई गंध आई। फिर धीरे धीरे कुएं की दीवार पर एक हाथ निकला, छोटा सा बच्चे का हाथ। फिर दूसरा, फिर एक गोल टकला सिर ऊपर आया। चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 काले गड्ढे आंखों की जगह, नाक की जगह छेद और मुंह कानों तक फटा हुआ था। उस फटे मुंह में नुकीले पीले दांत चमक रहे थे। वो धीरे धीरे बाहर निकला, पूरा शरीर काला, चमड़ा सड़ा हुआ, जैसे सालों से पानी में पड़ा हो। उसने मेरी तरफ देखा और बच्चों जैसी आवाज में बोला, मास्टर जी, अब की बार आप अंदर आ जाइए ना, बहुत अकेला लगता है। मैं वहीं जम गया। पैर हिल नहीं रहे थे। वो मेरी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसके मुंह से वो पुराना लोरी जैसा गीत निकल रहा था जो गांव के बच्चे गाते थे। कुएं में उतर जा रे छोरा, नीचे सोने का महल है मोरा, आंख बंद कर ले रे डर मत, अंदर कोई अपना बुला रहा है तेरे। उसके ठीक पीछे कुएं से 5 और छोटे छोटे सिर निकले। सबके चेहरे वैसे ही, आंख नाक गायब, मुंह फटा हुआ। सब एक साथ मुस्कुराए। मैं चीखा और किसी तरह भाग निकला। पूरी रात होटल में कांपता रहा। सुबह सबसे पहले ट्रेन पकड़ी और कोलकाता लौट आया। पर अब हर अमावस्या को रात के ठीक 2:17 पर मेरे कमरे में कुएं की गंध आती है। कभी कभी आईने में मेरे पीछे वो टकला सिर झांकता है। कभी बिस्तर के नीचे बच्चों की हंसी गूंजती है। और सबसे डरावनी बात, कल रात मैंने अपना चेहरा देखा आईने में। मेरी आंखें थोड़ी धुंधली सी लग रही थीं, जैसे जैसे धीरे धीरे गायब हो रही हूं। दोस्तों, अगर कभी आपको रात में कोई बच्चा बुलाए, कोई बहुत मीठी आवाज में आपका नाम ले, तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो बच्चा अब बच्चा न रहा हो। रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ।